नमस्कार, सुप्रभात। उन्मेष के इस आयोजन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। साहित्य अकादमी के द्वारा आयोजित किए जा रहे इस आयोजन उन्मेष का आज अंतिम दिन है, महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन इस श्रृंखला में यहाँ अल्प विराम लगेगा, पूर्ण विराम कभी नहीं लगेगा, ये हम उम्मीद भी करेंगे और शुभकामनाएं भी देंगे साहित्य अकादमी को। एक खूबसूरत सी बात से हम शुरुआत करेंगे। मैंने कहीं सुना था, पढ़ा था सुबह सुबह जब आ रही थी घर से, तो एक प्यारा सा मैसेज आया जिसने पूरा दिन बना दिया। कहते हैं ना, एक सुविचार पूरा दिन बना देता है। तो विचार कुछ ऐसा था कि अगर आपने चांद को देखा है तो उसकी सुंदरता देखी है, अगर आपने सूरज को देखा है तो उसका शौर्य देखा है, लेकिन अगर हम सब आईना देखकर निकले हैं तो उसकी सबसे खूबसूरत कृति देखी है। तो जोरदार तालियों से हम सेशन की शुरुआत करते हैं और बहुभाषी कहानी पाठ हम इसकी शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले प्रथा अनुसार मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हमारी अध्यक्षता जो करेंगी अध्यक्ष महोदय वर्षा मैम अडालजा, हम स्वागत करेंगे वर्षा मैम का। उनके सानिध्य में ये पूरा हमारा सेशन रहेगा। और इसके साथ ही अनुरोध वर्षा मैम से ये जरूर करूंगी कि हम अंग वस्त्रम के साथ कार्यक्रम को शुरू करते हैं, तो इस परंपरा को हम निभाएंगे। सबसे पहले तो आपसे अनुरोध कि आप सीक्वेंस वाइज हम स्वागत करते जाएंगे, ससम्मान। हाँ जी, पहले मैम आप सबका करेंगे, मैम अध्यक्ष हैं। अच्छा, जैसी स्वेच्छा। जोरदार तालियां वर्षा मैम का। वर्षा मैम लेखिका तथा अभिनेत्री हैं। आपने कई कालजयी नाटकों में अभिनय किया है। आप मुंबई रेडियो में उद्घोषिका भी रह चुकी हैं। आपने उपन्यास, नाटक, कहानियां, निबंध, टीवी धारावाहिक लिखे हैं। आप 2 महिला पत्रिकाओं का संपादन भी कर रही हैं। और आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य गौरव सम्मान, गुजराती साहित्य अकादमी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार आदि से विभूषित किया गया है। जोरदार तालियां वर्षा मैम के लिए। अगला नाम पुकारूंगी और मैम हम स्वागत करेंगे मनीष सर का। मैम अब आप अंग वस्त्रम से। जी यस मैम। हाँ मैम, अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। जी प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष वैद्य जी के बारे में बताना चाहेंगे। हिंदी के जाने माने लेखक हैं और आपकी प्रकाशित कृतियों में शामिल है टुकड़े टुकड़े धूप और फुगाती का जूता। आप शब्द छाप सम्मान, बागेश्वरी सम्मान, शब्द साधक सम्मान, श्रेष्ठ कथा सम्मान, प्रतिलिपि सम्मान आदि से सम्मानित किए जा चुके हैं। वागर्थ, कथा देश, हंस, पहल, बहुवचन, पूर्वाग्रह आदि साहित्यिक पत्रिकाओं में आपकी 100 से ज्यादा कहानियां प्रकाशित हो चुकी हैं। आपकी कुछ कहानियों का पंजाबी, उड़िया और मंदारिन भाषा में भी अनुवाद किया गया है। अगला स्वागत करेंगे मनु वलिगर साहब का, जो कि प्रख्यात कन्नड़ लेखक हैं। आप कन्नड़ क्रिया समिति KSRTC के गौरव अध्यक्ष हैं। आपकी विभिन्न विधाओं में 30 से ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपने महिला साहित्य संपुट और दलित साहित्य संपुट के 10 खंड पर काम किया है। साथ ही आपने कन्नड़ शब्दकोशों के 8 संस्करणों और अन्य 140 महत्वपूर्ण पुस्तकों का डिजिटलीकरण किया है। आप नेपाल सरकार से नेपाली सम्मान पुरस्कार, नादूजा पुरस्कार से सम्मानित हैं। आपको कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ से साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत स्वागत है। अगला श्रेणी में नाम है KP रामानुन्नी सर का, जो कि प्रख्यात मलयालम कथाकार हैं। आप मलयालम विश्वविद्यालय तिरूर में सहायक प्रोफेसर भी हैं। आपकी प्रकाशित कृतियों में 4 उपन्यास, 15 कहानी संग्रह और 5 निबंध संग्रह शामिल हैं। आपके पहले उपन्यास सूफी परांज कथा पर मलयालम भाषा की फिल्म भी बनी। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार, केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार, वायलार पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद राष्ट्रीय पुरस्कार, बशीर पुरस्कारम, कथा पुरस्कार, केली पुरस्कार, पद्मराजन पुरस्कारम, असगर अली इंजीनियर अवार्ड सहित कई अनेक प्रतिष्ठित राज्य और राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। जोरदार तालियां। अगला नाम एन माया देवी मैम, जो कि प्रतिष्ठित मणिपुरी लेखिका और समालोचक हैं। आपकी 2 कहानी संग्रह, एक यात्रा वृतांत और एक संपादित कविता संकलन प्रकाशित है। आप कुछ मणिपुरी साहित्यिक पत्रिकाओं का सह संपादन भी करती हैं और आपका टेली नाटक खोंग गुल मामी का दूरदर्शन इम्फाल पर प्रसारण किया गया। आप मणिपुरी साहित्य परिषद और सांस्कृतिक मंच इम्फाल की आजीवन सदस्य हैं। आपको थोक चोम, प्रियो शाखी, निंग सिंह साहित्य शैलगी मन, खोई रोम, टोम चो सनागी पदक, खाई देम प्रमोदिनी
शरनागी पदक आदि अलंकरणों से सम्मानित किया जा चुका है। संप्रति आप मणिपुरी विभाग प्रभावती कॉलेज मायंग इम्फाल में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। और इस पंक्ति में ये नाम आखिरी होगा, वेम्पल्ली गंगाधर जी हैं। इनका स्वागत करते हुए बताना चाहेंगे, युवा तेलुगु लेखक हैं सर, और आपकी विभिन्न विधाओं जैसे कहानी, उपन्यास, लेख आदि में 10 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। आपकी कई रचनाएं विभिन्न साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। आपकी साहित्यिक आलोचना की पुस्तक मोला कला पुन्नामी, जिसके लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2012 सहित आंध्र प्रदेश सांस्कृतिक परिषद पुरस्कार, RS कृष्णमूर्ति फाउंडेशन अवार्ड, गुरजाडा अप्पा राव साहित्य पुरस्कार आदि से सम्मानित किया गया है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत की लोक जनजाति अभिव्यक्तियों के राष्ट्रीय उत्सव उन्मेष और उत्कर्ष में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ, और मैं रहूंगी इस पूरे सेशन में क्रांति प्रिया। चूंकि हम कहानी पाठ की बात करेंगे, बहुभाषी किस्सा गोई मानव इतिहास का आवश्यक हिस्सा माना जाता है, और कोई सभ्यता या काल ऐसा नहीं जब मनुष्य ने अपने साथियों से कहानियां साझा ना की हो। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे, और मैम मैं आपसे अनुमति चाहूंगी, क्या मैं पहला नाम पुकार सकती हूँ? जी, तो यस मैम, प्लीज मैम। नो इट्स ओके मैम। बेटा जब कोई कहानी पढ़े तब बीच में उठ के मत जाए, जाना है तो कहानी समाप्त होने के बाद ही जाए, क्योंकि ये सर्जकता का अपमान है और एक सामान्य शिष्टाचार भी है। बातें करते हुए भी बहुत देखा है हमने। यस पर आज बहुत कम लोग हैं, अच्छा है सब लोग चले गए तो हम अच्छी तरह अपने लिए ही वक्त गुजारेंगे। बिल्कुल, शुरू से अंत तक बने रहेंगे हम सभी। तो अनुरोध करना चाहूंगी मैं सबसे पहले मनीष वैद्य सर। मैं अपनी एक छोटी कहानी प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिसका शीर्षक है घड़ी साज। घड़ी साज। कौन सा समय होता है घड़ी साज का? उसने चश्मे के अंदर अपनी कंजी और मिरमिरी सी आंखों से घूरते हुए दार्शनिक अंदाज में सीधे मेरी ओर उछाला था यह सवाल। मैं कतई तैयार नहीं था ऐसे किसी सवाल के लिए। मैं औचक खड़ा रह गया, उसकी उलझी हुई मूंछ और सफेद दाढ़ी को देखते हुए। यंग मैन, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। मुझे इस तरह अन्यमनस्क देखकर हंसा था वह। जब वह हंसा तो उसकी झुर्रियां भी हंसी थी, थुलथुली थरथराती देह भी, और उसका वह समय भी। वह हंसी जैसे हवा की तरह थी और भर गई थी हमारे चारों ओर। देर तक वहीं गूंजती रही उसकी हंसी। उस हंसी में मासूमियत थी और सद्य स्नाता की तरह की ताजगी भी। यकीनन वह हंसी आज के समय की नहीं थी, शायद बरसों पुरानी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बरसों पुरानी ठहरी सी हंसी इतनी ताजी लगे? हो सकता है वह हंसी समय की सीमा रेखाओं को लांघते हुए आ पहुंची हो हमारे इस समय में। वह हंसी जैसे किसी गहरे कुएं से आई थी, खनखनाती हुई, और अब उसी में लौट गई थी। मैं हतप्रभ था उस हंसी से, और फिर सुनना चाहता था उसकी निश्चल खनक को धरती पर बिखर जाते हुए। लेकिन अब वह वहां नहीं थी, वह लौट चुकी थी उसी कुएं में जहां से कुछ देर पहले आई होगी। हम उस समय और उस हंसी से लौट रहे थे। उसके हाथ यंत्रवत घड़ी के अंदरूनी पुर्जों को टटोल रहे थे। उसके दाएं हाथ में थोड़ा सा चेंज हो गया है, हाँ ठीक है। उसके हाथ यंत्रवत घड़ी के अंदरूनी पुर्जों को टटोल रहे थे। उसके दाएं हाथ में एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर था। उससे वह किसी महीन से पुर्जे को खोलने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर कोशिश के बाद भी जब पुर्जा नहीं खुला, कुछ समय बाद भी
जब वह पुर्जा नहीं खुल सका तो उसने अपने बाएं आंख की पलकों को थोड़ा मिचमिचाते हुए लेंस की टोपी वहां चिपका ली। अब उसे बड़े पुर्जे दिखने लगे होंगे। वह जिस पुर्जे को खोलने की कोशिश कर रहा था, आखिर वह खुल ही गया। उसके चेहरे पर सुकून का भाव आया। उसने लेंस की टोपी अपनी आंखों से निकालकर टेबल पर रख दी। उसका मोटे लेंस और काली फ्रेम वाला चश्मा नाक तक फिसल आया था। अब वह सीधा मेरी आंखों में झांक रहा था, जैसे उसे वहां किसी पुर्जे के खुलने का इंतजार हो। मैं एक पल के लिए अचकचा गया। सच पूछो तो मैं डर गया था अंदर तक, उसकी सवाल करती मेरी आंखों से या अंदर तक झांकती उसकी एक्सरे की तरह की निगाह से। नहीं, शायद कुछ और ही था जिसे मैं फिलहाल साफ साफ नहीं समझ पा रहा था। मैं अपनी झेप मिटाने के लिए ऊपर से सहज होने की अपने तय तमाम कोशिशें कर रहा था, लेकिन न जाने क्या था कि सहज होने के बदले और ज्यादा सहम जाता। उसकी 5 बाय 7 फीट की इस दुकान में आने से पहले तक सब कुछ ठीक ठाक था। मैं भी सहज था, बल्कि खुद को बाजार का देवता समझ रहा था। हर तरफ सिर झुकाए आजीजी करते और बड़ी बड़ी दुकानों में जी सर, यस सर करते लोग। हर कोई मेरे एक इशारे पर बिछ जाने को तैयार था। धन्ना सेठ आओ साहब, पधारो साहब कर रहे थे, लेकिन इस कमजोर और थरथराते बूढ़े में न जाने कौन सी ऐसी हिम्मत थी कि वह अकड़ से खड़ा था और मेरी आंखों में झांक रहा था, जैसे उसके लिए मेरा कोई मौल ही न हो। उसकी इस अकड़ के पीछे कोई ऐसी बात नजर नहीं आती थी, फिर भी वह इतरा रहा था, अपने फन पर या अपनी खुददारी पर, या शायद इसी तरह का रहा होगा पहले से। पिता गुजर चुके थे करीब 20 साल पहले, पर उनकी घड़ी अब भी वैसे ही समय बताती थी। यह बात अलग थी कि अब मेरे बच्चे उस हाथ घड़ी में समय नहीं देखते हैं। उनका समय उनके मोबाइल और लैपटॉप में दर्ज हुआ करता है। माँ और मुझे पिता की उस पुरानी हाथ घड़ी से बड़ा लगाव है। कभी पिता ने खरीदी थी अपनी पहली कमाई से यह घड़ी। अब माँ के कमरे में यह घड़ी जैसे पिता की मौजूदगी हुआ करती है। उसी की दुरुस्तगी के लिए मैं शहर भर में घूमता रहा किसी घड़ी साज की तलाश में। शहर में कहीं घड़ी साज नहीं थे। फिर किसी ने बताई थी यह जगह शहर का आखिरी घड़ी साज। उसकी छोटी सी दुकान की दीवारों पर कई किस्मों की घड़ियां टंगी हुई थीं, पर सबका समय अलग अलग था। हर एक के कांटे अलग अलग दिशाओं में। किसी से किसी का कोई मेल नहीं। उसकी कोई भी घड़ी 10:10 नहीं बजा रही थी। उनके रंग, आकार और कंपनियां भी अलग अलग थीं। बूढ़े की लकड़ी की कुर्सी के ठीक पीछे पेंडुलम वाली घड़ी लटक रही थी, जो इस दोपहरी में 6 बजा रही थी। उसकी कुर्सी के बाएं ओर का हत्था नहीं था, शायद टूट चुका होगा कभी। कुर्सी पर कई सारे मैले चिकट कुशन पड़े थे। उसके 2 बाय 4 के शोकेस में शायद कभी चमचमाती नई घड़ियां रखी जाती होंगी, लेकिन अब वहां तड़के हुए कांच के पीछे एल्यूमिनियम के चौकोर डिब्बों में, छोटी छोटी डिब्बियों में कुछ पुर्जे जमा थे। मुझे लगा कि इन छोटी डिब्बियों में उसने पुर्जे नहीं, शायद अपने समय को ही सहेज रखा है। जैसे बच्चे कभी कभी धूप को डिब्बियों में सहेजने की कोशिश करते हैं। शोकेस के दूसरे हिस्से में कुछ घिसकर बदरंग हो चुकी घड़ियां और कुछ चमड़े के पट्टे भी थे। उसकी टेबल शीशम की पुरानी पड़ चुकी लकड़ी की थी और बहुत भारी भी। टेबल पर औजारों और घड़ियों के पुर्जों की इस तरह घालमेल थी कि कोई उनमें से कुछ नहीं ढूंढ सके, पर उसके हाथों को पता था कि कौन सी चीज कहां रखी है। वह बातें करते हुए या इधर उधर देखते हुए भी टेबल से सही सही चीज उठा लिया करता था। दुकान में अंदर जाने के रास्ते पर ही बची हुई जगह में ग्राहकों के लिए 2 मुड्डे रखे हुए थे। उनमें से एक पर मैं बैठा हुआ था। मुड्डों का फोम निकल चुका था और किसी के बैठने पर फोम अंदर की तरफ धंस जाता था। बैठने वाले को लगता कि वह भी धंस गया है। उस पर फर वाले कवर पड़े थे जिन्हें शायद ही कभी झटकारा गया हो।
फर के रेशों में रेत और धूल के बारीक कण उलझे रहते थे। बाईं ओर की दीवार पर घड़ियों के बीच पुरानी लकड़ी की फ्रेम में एक श्वेत श्याम तस्वीर थी। इसमें कोई युवा दंपति ताजमहल के ठीक सामने मुस्कुरा रहे थे। उन दोनों के बीच कोई 5-6 साल की मासूम सी लड़की हंसती हुई खड़ी थी। मैंने कुछ कुछ मिलाने की कोशिश की तो मुझे लगा कि इस तस्वीर का हीरो शायद यही बूढ़ा है। बगल में खड़ी इसकी पत्नी और वह शायद इसकी बच्ची रही होगी। उसमें बूढ़ा एकदम चुस्त दुरुस्त और सजा संवरा युवा नजर आ रहा था। बड़े हिप्पी कट बाल करीने से कढ़े हुए, आंखों पर धूप का चश्मा, बड़े बड़े छपकों की कमीज। उनकी मुस्कुराहटों और बच्ची के खिलखिलाने का समय इस तस्वीर में ठहर गया था। मैं पूछना चाहता था इस बारे में उससे, पर पूछ नहीं सका। क्या पता मेरे पूछने से वह लौट जाए उस समय में, या कि उसका कोई दर्द उभर आए उसके बारे में तफसील से बातें बताते हुए। हो सकता है वही अकेला रह गया हो पत्नी के जाने के बाद, यह भी कि उस लड़की की शादी हो चुकी हो और उसका पति उससे मारपीट करता हो, या यह भी हो सकता है कि वह लड़की किसी के प्रेम में पड़कर चली गई हो बूढ़े की दुनिया से बाहर, या उसका पति उसे भी अपने साथ ले गया हो 7 समुंदर पार कहीं। वह घड़ी के पुर्जों में व्यस्त हुआ तो मेरा डर कुछ कम हुआ। मैंने उसे शिकस्त देने के इरादे से पूछा, तो आप ही बताइए कौन सा होता है घड़ी साज का समय। वह बहुत देर तक चुप रहा, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। मुझे लगा उसके कान कमजोर हों और उसने वाकई नहीं सुना हो। मैं दोबारा पूछना चाहता था। तभी हंसी वाले गहरे कुएं से कोई आवाज निकलती सुनाई दी। उसी बूढ़े की आवाज थी, पर पहले की तरह नहीं, डूबी डूबी सी और कहीं दूर से आती हुई मध्यम सरसराहट की तरह। यंग मैन, कहाँ होता है घड़ी साज का कोई समय? नहीं होता है कोई समय उसका। वह दुनिया के समय को बदलने, ठीक करने और अपनी तरह का समय बताने की एवज में अपना समय भुला देता है। समय बीतने पर क्या बचता है? हम दरवाजे पर चौकसी करते हैं समय की, पर कमबख्त वह कब खिड़कियों से गुजर जाता है पता भी नहीं चलता। समय बदलने से बदलती है दुनिया, कहीं कुछ भी नहीं रह जाता पुराना। पुराने को नस्तो नाबूद करते हुए बढ़ता है समय आगे। वह रुक गया इतना कहकर, जैसे थक गया हो कहते हुए। फिर कुछ देर बाद जैसे सांसें समेट कर उसने कहा था, अब तो अपनी घड़ियां ही नहीं, लोग अपने समय तक को दुरुस्त नहीं करते, उपयोग के बाद फेंक देते हैं सब कुछ। उसकी आवाज़ के दर्द को मैंने देर तक अपने सीने में घुलते देखा था। शायद तब से अब तक। आज बहुत दिनों बाद इधर आना हुआ तो न जाने क्यों वह बूढ़ा याद आ गया। उससे कोई काम नहीं था, फिर भी गाड़ी मोड़ दी उसकी दुकान की ओर। बाजार अपनी पूरी रंगीनियों में गुलजार है और अपने चित परिचित शोर से भरा हुआ। वहाँ पहले भी किसी ने नहीं सुनी थी उस बूढ़े घड़ी साज की भखनकती हंसी, और नहीं सुना था वह सवाल भी। देखता हूँ कि अब वहाँ घड़ी साज की कोई दुकान नहीं है। पास का चमचमाता शोरूम अब बूढ़े की दुकान में घुसकर और चौड़ा हो गया है। मैं पूछता रहा, पर किसी को नहीं मालूम था उसके बारे में, सिवाय हनीफ भाई के। सामने की पट्टी में साइकिल बेचने वाले हनीफ भाई ने बताया कि एक रात सदमे में वह घड़ी साज चल बसा। अपनी जवानी के दिनों से थी यहाँ उसकी दुकान, पर कुछ महीनों से इसे लेकर वह तनाव में था। दुकान का मालिक उस पर खाली करने का दबाव बना रहा था। उसने कुछ और दिनों के लिए गुहार की, मोहलत मांगी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। वह सहता रहा कई दिनों तक। एक दिन दुकान मालिक ने उसका सामान फेंक दिया सड़क पर। रोते हुए देर तक समेटता रहा वह सड़क पर बिखरा हुआ सामान। निराश हो गया था वह, जैसे सामान नहीं खुद उसे ही फेंक दिया हो सड़क पर। फिर बेआबरू होकर किसी हाथ ठेले पर ले गया अपना सामान अपने घर। इस तरह बेदखल होने की रात उसकी आखिरी रात हो गई। उसका इस भरी पूरी दुनिया में कोई नहीं था। उसकी लावारिस देह को ले गया था कोई मरघट तक, न जाने कौन। मुझे लगा
कि उसका समय और उसकी घड़ियां भी चली गई हैं, शायद उसके ही साथ इस वाक़ये के बाद भी कुछ महीने और गुजर गए। धन्यवाद। बहुत सुंदर दूसरी कहानी। समय का मानव जीवन के साथ जो कंसेप्ट का जुड़ना था वो बहुत अद्भुत था, और आपने जो सिमिलीज दी वो सचमुच बहुत ही अच्छी थी। बहुत। अभी अब दूसरा किसका नाम है? बिल्कुल। तालियों के साथ अब अनुरोध करेंगे हम मनु बलीगढ़ सर से। Good morning, everybody. The title of the short story is This Life and Death, an Endless Play of Illusion. When he learned that Annaya's corpse would arrive from America on the 11th, Prabhudeva naturally looked at his watch. The tiny rectangle showed that it was the 6th day of the month, 5 more days before the arrival of the body. But 5 days have passed since Annaya's death, haven't they? If you keep a body for more than 25 to 30 hours, it begins to decay and its odor becomes unbearable. Prabhudeva had heard this and knew it was natural. Annaya had spent 31 years in America and yet wanted his body to be buried in the holy soil of Mother India. In order to fulfill his last wish, his friends had made elaborate arrangements to embalm his body and send it to India. Prabhudeva thought about his visit to Goa long ago and remembered seeing the body of Saint Francis Xavier, who had died several centuries before, preserved in a church there. The mummies of Egypt, preserved for thousands of years, are nothing but preserved skeletons, aren't they? When medical science has progressed so much, it is no miracle to preserve a body for 5 days, thought Prabhudeva. And yet, a few more questions formed in his mind, and he began to feel a kind of uneasiness. The very thought of death made him feel uncomfortable. It was not simply a temporary disinterestedness in life or a feeling of the futility of life that was born out of the news of Annaya's death. His mind sank into deep thoughtfulness. His mind began to gather from the storehouse of memory only thought of death, the thoughts that he had gathered from reading books. This definition of death of so many other books haunted him. It was based on the argument that as a man lives from moment to moment, he will be dying at each moment. Such thoughts occurred in his mind frequently. For all those 5 days before the arrival of Annaya's corpse, Prabhudeva was rather dull. One could even say the whole village was in that state. But no one was as shocked, as pained as Prabhudeva, who had been like an intimate disciple of Annaya. There was one more reason. In just about 3 weeks' time, Prabhudeva was to contest the election. He had never before contested an election, and yet, owing to the urging of his friends and well-wishers, he had agreed to stand. Now, this news of Annaya's death, the Annaya whom he loved so much, had shocked him. Annaya was perhaps 6 or 8 years older than Prabhudeva. They were neighbors, childhood friends. Prabhudeva had, and half a dozen other boys had accepted Annaya as their leader in school and outside. They went about with him and did whatever he did and accepted whatever he said. They were unable to compete with him in studies. Not that Annaya read a lot, but he could remember whatever he had read as if he had learnt it by heart. Don't you mix with Annaya. Prabhudeva's father and others and other elders used to warn them. It matters very little if he reads much or not. A long-haired girl can plait her hair or tie it in a bun
and both style they suit her. Annaya is like that. He is clever. If you try to imitate him, you will definitely fail in your exams. In games like kabaddi, wrestling, and swimming, Annaya was the captain and the hero. He managed his teams well. He was broad minded. Once, in a zonal competition, he had even sent Prabhudeva, the youngest member of the team, to receive the trophy. As Prabhudeva remembered those sweet memories, he felt a bitter taste in his mouth. The chain of thoughts continued. Annaya stood first in his high school, college, medical college, and very easily obtained a scholarship from Michigan University in Detroit. There was not much time for thought, and he went abroad. In the beginning, he used to visit his village once a year. Gradually, the gap increased to once every 3 years. But whenever he came, he used to dress himself in dhoti and kameez and tried to be more Indian than Indians. He told the villagers how he earned millions of dollars in America, how people worked there, and literally followed the dictum, work is worship. Days seemed to crawl by, and yet it was already the 11th of the month. From Detroit to New York, to London, to Mumbai, to Bangalore, and from there, in an ambulance, the body of Annaya arrived in his native place. A crowd of nearly 4,000 people from all the nearby villages had already gathered there. The family had arranged for a group of bhajan singers and for the distribution of money and millet. The coffin, shining black, was fine looking. People thronged to get a look at the body. There was commotion. Then they tied ropes and managed to arrange a kind of queue. 1/3 of the coffin was kept open, and one could see the body of Annaya up to his chest. Prabhudeva was standing close by. His eyes were filled with tears. What a luxurious coffin it was! The body of Annaya was lying on shining cream-colored velvet cloth. His face was clean shaven. A thin rose-colored lipstick, light brown up makeup round his eyes, and a black suit and shoes made the body look almost alive. The appearance of the body was rather soothing even at the grave moment. During the past 5 days, according to the wish of Annaya, a grave had been dug and prepared in the field belonging to their family. The grave was decorated with colored powder. A map of India was drawn with saffron, white, and green colors around the grave. Rose and jasmine flowers decorated the 4 sides of the grave. The body of Annaya was taken in a procession all through the village and finally brought to the field where it was to be buried. Swamijis, Vachanas, priests, and all others, finally the speeches. As if he was entering the womb of the mother India, the body of Annaya was lowered into the grave. True, the body of Annaya was returned to earth. The body of Annaya was returned to the earth, but the image of his death remained in the eyes of Prabhudeva even after 3 days. He felt some external force was controlling him while sitting or standing, while doing something, or in quiet moments. He could not shake off the image of death from his vision. What happens to my election? How long can I keep on thinking about death? How can I come out of this obsession? Thought Prabhudeva. The more he tried to come out of the thought, the more strongly it began to haunt him. Like a tiger in a cage, he walked across the hall several times. His eyes were fixed on empty space. Suddenly, he noticed his reflection in the big mirror hung there on the wall. He went near it. He found that his hair, mustache, and beard had more gray hairs than black. He thought that the gray hairs were declaring his age. That white hair appeared to him like a silver rod. The road, where does this road lead? Where does it end?
after reaching the edge of his palm, the white hair has nothing to do but to fall down. Am I nearing my grave? The thought made him apprehensive. Who was the poet that described the grey hair as my coffin? Like one who accepts the inevitable, he went up to his room and threw himself on the cot. Thoughts inconsistently rushed into his mind and churned. He was like a cow that munched on and on. Should Annaya, so sturdy and so well built, die and disappear at just 60? Does life mean nothing but death? Leaving his wife, 2 grown-up sons, that luxurious bungalow, and all the fat deposits in the bank, Annaya had disappeared as if he is in a haste. Prabhudeva remembered several other deaths also. The wrestler uncle who courted his death at the age of 32, the philosophical words of Annaya came to his mind once again. This animal called man thinks that he lives forever, works days and nights without rest, makes endless calculations, travels in search of finding something meaningful, loves, quarrels, worries about his property, worships, and hundreds of gods is for his safety, but never even once thinks that he should leave all this. Prabhudeva felt his eyes grow heavy with sleep and gradually dozed off. In that state of half sleep, he saw a funeral procession in the dream. The same crowd, the same bhajans, the same drum beats, but with one change. The corpse in the coffin was not Annaya's, but his own. How curious to participate in one's own funeral procession. He saw Annaya walking by his side in the procession and heard him say, "Am I not your friend? Come, let us walk holding each other's hand." They walked like 2 soldiers marching. The procession reached the graveyard. The burial was over and Prabhudeva was about to return. Then Annaya held on and pulled at his hand firmly, saying, "No, you cannot return. You have died. You must lie here with me." With a terrible shriek, Prabhudeva woke up. He looked around and thought he was fortunate that no one had heard him. Why is this terrible nightmare? Was it because of his intimacy with Annaya or because of a thought that flashed across his mind for the fraction of a second as he looked at Annaya's coffin? Looking at the luxuriousness of the coffin, the decoration of the grave, the enticing fragrance, and the entire crowd that had gathered there, Prabhudeva had really felt that he should experience such a death at least for a second or two. He had never seen such a grand funeral. Perhaps many people felt like that on that day. The sheer grandeur of the funeral made one wish for the experience of death. Another thought of another funeral came to his mind. Sripad Raya was a famous lawyer of the district. He was 88 years old and had helped hundreds of people in his lifetime. Hardly 50 people were present at his funeral. It is something evil, death for that community. It seems they believe that it was very bad omen. But look at the Saranas, the followers of Basaveshwara. They consider death as a great festival. Death is same, and yet the attitudes towards it are different. Prabhudeva remembered how in his childhood his father took a funeral procession for the cow, Shivaganga. The cart along with the carcass of the cow had gone in procession all over the village for about 4 hours, and then the cow was buried in the family field. His father respected death so much. If he accidentally killed a cobra, he used to cremate and worship it. Death is ugly for some, evil for others, a cause for respect for a few, and for some even unique. What about himself? He did not want to die so soon. The nightmare
that he had just now was nothing but a symbol of examining his own self, standing outside himself. Has not Gabriel Garcia Marquez said somewhere that everyone should impartially judge himself, not giving too much importance to external things? Perhaps the nightmare was Prabhudeva's way of looking at himself impartially. Prabhudeva tried to understand Annaya's death and the approaching elections in the light of Marquez's words. He was a candidate for the post of Taluka President, the elections for which were to be held in about 2 weeks. The one who was the current president was inefficient, and his inefficiency was sure to cost the party victory next year's election. That's why the enthusiastic party workers had lobbied that Prabhudeva should become the president and had insisted on elections. On the one hand, the preparations for the election, and the other hand, this vision of death. Prabhudeva felt his tension increase 100-fold as the election day neared. He was indeed a mild-hearted person who did not want to hurt anyone. The President Girigowda had been president of the party for the past 1.5 decades. Thinking that the people were insisting on his resignation as he had grown old, Prabhudeva too lent his voice and insisted that Girigowda should resign. But Gowda's response was unexpected. I know who is behind this demand, he said. Prabhudeva, you have poisoned the minds of these people, and now you act as if you are innocent. Why this double game? If you are a man, compete against me and let the elections decide who the real leader is. Prabhudeva was a loss. He had tolerated the sarcasm of Gowda, who often made fun of his postgraduate in philosophy. Now Girigowda was alleging and questioning his potential and capability. As he was at a loss to decide what to do, many people expressed their opinion that elections should be held. That was enough for Prabhudeva to jump into the election fray. It is but natural for sensitive people to always to ponder over actions and question incessantly the rightness or otherwise of what they are doing. Prabhudeva was no exception. He participated in politics rather hesitatingly, as he believed that politics was necessary to have some social prestige, and yet he had retained his sensitivity. He believed, in the words of philosopher, that it is better to be sad like Plato rather than be a comfortable pig. He wholeheartedly agreed with Maurice Maeterlinck that we are alive only in our moments of contemplation, and as the fate of man is tragedy, ending in sorrow, pain and death, all thoughts are full of sadness. He often felt sad about the jealousy and greed of the people around him. He even felt that an introspective person like him was perhaps not suitable for politics. Now it was the eve of election day. The next morning at 9 o'clock, he had to file his nomination papers in the party office. If the nomination was not withdrawn within 3 hours, the election was bound to take place. He did not sleep all night. The nightmare of his own funeral procession filled his mind. He was happy that he had been able to participate with his friends in his own funeral. Felt that if he mingled with everyone, there would be no tensions in life. Cooperation was better than competition. For a person of his nature, he felt it was impossible to compete. He decided that he would tell his followers and friends when they came to take him to the party office that he would certainly not stand for election. He did want to hate anyone. He did not want to gloat over the defeat of others. How beautiful it would be if one could merge with society, giving up the desire to win with prove something. In the morning, he once again thought of his decision not to compete. Rather unwillingly, he bathed and got ready to receive his friends. By 9 in the morning, a small crowd
had gathered in front of his house. There were drums and trumpets. Someone was singing a song composed by teacher of Annaya and this Prabhudeva, Lohar master. Especially for this occasion, the poem wrote this. Our Lord Prabhudeva will become the president, will become an MLA, will become a minister and rule the whole world. They were singing at a high pitch. Prabhudeva felt a current pass through his veins. If I become the president now, I will surely get the party ticket for becoming an MLA. Next year, I will be an MLA. And who knows, I could even become a minister. Prabhudeva's thoughts raced ahead. As he heard the shouts and drums and trumpets sounds, he felt the blood rush to his heart. He felt a thrill also. Seeing the enthusiasm of his supporters, he could hardly restrain himself. He went in, removed his trousers, picked up a new dhoti, dressed himself in the fashion of a political leader, came out, stepped on to the road, held the hands of the singing and shouting people, whistled happily, and walked in step with them to the taluk office to file his nomination papers for the election. Thank you. मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, सब दिशाएं खोल देता है। तभी मनुष्य को ज्ञान होता है कि सारी जिंदगी जो किया, लेकिन अंतिम बिंदु पर हम आ गए, जीते जी आ गए। तो अभी आप आगे बढ़ेंगे। एन माया देवी जी से अनुरोध है। Good morning, everybody. My first gratitude to Sahitya Academy and my respect to this year's Barsa ma'am and readers of Sorry and listeners of the respected. I will read my poem in Sorry in some paragraph in Manipuri, then I will write in English and Sarsandra translate my Sorry. एक छोटा सा अनुरोध है मैम कि समय सीमा का हम ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा समय हो गया था अभी। समय सीमा का हम ध्यान रखेंगे, हमारे पास अब कम समय बचा है। तो सब सीधी कहानियां ही पढ़े, सब लोग समझ जाएंगे। इसीलिए बीच में मैं एक ही वाक्य बोलती हूँ, अभी वो भी नहीं बोल रहा है, क्योंकि let them speak. Let them read at least. They have come to read. Let them read. सर ने थोड़ा सा ज़्यादा समय ले लिया। नहीं, मैं तो पहले से ही आपको बोला था, before the session started, I told you कि chairperson is एक मिनट से chairperson is meant to sit in the chair and other persons are supposed to speak. That is the first and only meaning of chairperson. So I am sitting quietly, let them read. They have prepared, they have labored for this. तो आप अच्छी कहानियाँ पढ़े, हम सुन रहे हैं। Thank you, ma'am. Sahitya Academy only give it 10 minutes. I will read in this given time. My story name is The Ghost Incompletely Used Up. Amuzao has won the election. If he does not hold a post in ministry, he will not be able to bear the expenditure of the next election. The matter is carefully discussed. Yaima, his right hand man, devised a plan. Yaima himself with a large sack of money. Amuzao waited for his return and is very eager to know what is going to happen. Yaima comes back, bringing good news and deliver. Sure, brother, a post of minister is sure. It is sure, Yaima. Yes, a post of minister is sure, but I did not know whether it is with a big Olivio or small one. Should anything that Yaima plans fail? I am proud of you, said Amuzao, waving his hat. It is you to be the minister when I am minister. You must think it is the same. That is the only thing I have always wished, brother Amuzao. Amuzao has become a minister, policeman guard, and while traveling,
became a minister. Policemen guard her while traveling in the front of a bomb and the back. Long siren blows. Yaima accompany Amuzao while traveling, follows him like his shadow. Yaima does everything, appointments to government posts, taking bribes, awarding contract works to contractor, and even fix the time of the appointment or visitor with the minister. Whatever Yaima accepts, the minister also does. That the Yaima refuses, the minister does the same. People began to know Yaima as Yaima, the minister, instead of knowing Amuzao as a minister. Only the signatures were put by Amuzao. When a year is nearly completed, Yaima comes and demands to build a pass for the contract work that has not been done at all. One signature here, brother, demand Yaima. Where? What propose? Only a bill, a small amount for a contract work. Which small contract work? Repairing of a road. Has the road been repaired? Akash bill. It is Akash bill. Akash bill means bill without working, having done. Let me do it tomorrow. Yaima began to feel a bit annoyed and said, "It is my brother-in-law, my wife's brothers. I have already told you to wait, Yaima." The tone of the talk begins to rise. Both exchange a few words. Let Yaima could take the signature of the minister. It is said due to unavoidable circumstance. He feels a bit disappointed and has left, muttering, "See, your time is over. You are interfering with my brother-in-law work." The next day, Amuzao the minister is dead. Amuzao the minister is shoot dead. Who shoot him? Who shoot him? Yaima the minister and the right-hand man of Amuzao smirk. Words go round like this. "Oh, he has been killed by the ghost he himself used in sorcery. He could not have completely used up the power of the ghost in performing sorcery." Thank you, everybody. आप कुछ फीडबैक देना चाहें? थैंक यू मैम. अब अनुरोध करूंगी केपी रामानुन्नी सर से. Respected Chair, excellent short story writers on the dais, dear friends. The name of my short story is MTP, that is Medical Termination of Pregnancy. This short story is translated to English by Dr. Abubakar Kapad. I will just tell two sentences about him on the policy based by our university, that much importance and projection should be given to the translators, because they are the ambassadors of our language to other places. They are actually serving the creative writers to reach their works to other languages. Abubakar Kapad is an excellent translator and a writer. He has translated 5 books and he has got 11 original books of his own. He is a very good translator and writer. So he has translated this short story, Medical Termination of Pregnancy, to English. I will now start reading the story. The story is in the form of a screenplay. I divided into different scenes. First scene is place, Karuna Hospital. Time, the present day. The floors and thresholds paved with beautiful white marble of Karuna Hospital have already been cleaned. A faint fragrance is spreading from somewhere. Doctors and nurses in the morning shift
have started reaching the hospital with the splendor of white clothes. An atmosphere of serenity and gentleness prevails everywhere. The cleanliness of the corridors and thresholds does not admit even memories of a fallen hair. Karuna Hospital rises to the kindness indicated in its name. It is quite hard to find even a single face which is devoid of a permanent smile among the employees there. Though it is a most tragic premature death that is to happen in that pleasant atmosphere, the relatives are sure to be in a festive mood. The hospital superintendent, Dr. Radhama, has set out for the rounds with a lake of kindness in her eyes and an expression of strictness on her hard-pressed lips. Then second scene. Character Rajasekharan, time the present day. Rajasekharan is a company executive in the beginning of his 30s. The remnants of hard work and the maturity beyond his age are manifest on his face in wrinkles and furrows. Tiny patches left over by the removal of grey bristles can be seen on his temple and mustache on close examination. He is sitting in the reception hall of Karuna Hospital. Every now and then he goes out for smoking a cigarette and returns. Standing on the reception hall sofa, his 2.5 years old daughter is lost in enjoying the rise and fall of the sofa cushion. Rajasekharan's wife is undergoing the final test for confirming pregnancy in the closed room of the gynecologist. It is the decision that is to be taken after the confirmation of pregnancy, which is almost certain, that gets dissolved in Rajasekharan in the form of cigarette fumes. The advice of Dr. Mumtaz Begum resounds in his mind quite often. Hasn't your daughter completed 2.5 years? Let this pregnancy continue. After the delivery, your wife can be subjected to permanent sterilization. But hundreds of hard problems unknown to Dr. Mumtaz Begum are there, posing threat against the tenderness of life within him. In his company, a promotion is due for Rajasekharan. Hence, a transfer is inevitable. He proposes to leave Srilada, his wife, in this town when he gets transferred because she has been promised to give an appointment in a good school on completing her B.Ed course. Besides, relinquishing the promotion for looking after his wife in the fatigue of her pregnancy will bring about terrific setbacks in his official life. With that, what he has attained so far, so toiling hard and sacrificing sound sleep on many a night, will turn out to be futile. Hence, it is not easy for Rajasekharan to take a decision. In his premarital dreams about married life, he had extracted the name Sriraj for his expected son, and his decision is now oscillating between the name Sriraj and medical termination of pregnancy. Then scene 3, character Sriraj. Time, a day in future. Sriraj is the male issue born to Rajasekharan in case the gynecologist's advice, let the pregnancy continue, is accepted. By the age of 3 itself, he has surpassed their first issue in size and smartness. It is in him that the ruddy complexion of Rajasekharan's mother and the facial splendor of Srilada's father have blended perfectly.
His manners and movements reminded one of Rajasekaran's grandfather, Gopalakurup, who was a great scholar and musician. The broad forehead, the luster of eyes, and even the black mole on the edge of the cheek are the same as those of Gopalakurup. Those who have seen Gopalakurup will unerringly declare this boy is a replica of his great grandfather. When he looks into the eyes of that amusing little rogue, pressing him close to the chest, the weird Rajasekaran feels this little darling is the fruitness that remains to be accomplished in my life, of which 3/4 is over by the waste of a chase. It is no one else but he who is to save me from falling into Punnama hell, in which sonless parents are punished after death. Now scene number 4. Character Srilata, time the present day. Srilata, who has succeeded in becoming a mature wife, housewife, and very smart student at once, comes out of the gynecologist's room with a worried face. With a single wing of the eye, she takes Rajasekaran to the hospital yard below a mango tree. It has been confirmed, Raju. These are not her words, but a gush of despair swelled up within her. Rajasekaran takes one more cigarette and places it in his mouth and lights it in a hurry. What did Dr. Mumtaz Begum say? He puts a question through the fumes. Bloody bitch, she is repeating that nonsense. It is easy for her to say, I am the person to suffer nausea, vomiting, and the awkwardness of walking with a swollen belly. It will be when the pregnancy is at the full that I shall have to go and join the school. I can't set my legs apart and lie before her for delivery at that time. By the completion of these words, Srilata flushes crimson with indignation. The sweat oozing out her body seems as if it were red in color. She is shivering now and then as if she were trying to shake something off. On returning to the reception hall, Srilata and Rajasekaran find their daughter playing with a child whose nose is discharging. They get their child separated from the other tactfully. Then scene number 6. Place A-type flat of Srilata Rajasekaran couple in Pungavanam apartments. Time a day in the past. Returning home from the theater after watching the second show, they enter their bedroom. Their little daughter, who has already fallen asleep, curls up like a prawn in the moment she is laid down on the bed. When Srilata comes to bed after drawing the curtains across the windows, Rajasekaran finds himself in a mood to talk something. The tension of company affairs having tickled down from his head. It is at this midnight that he has become light-hearted, commenting that it was quite funny to see the hero's embarrassment before the heroine. Rajasekaran tries to embrace Srilata, but she forbids him. No, let us have all that after getting confirmed from the hospital next week that copper tea is in possession. Why do we blunder the last minute? Rajasekaran's arms are loosened. The man and wife move apart like the repelling poles of a magnet and lie down on the bed with their backs turned to each other. Presently, the little daughter is placed between them as a bond for extreme caution. Next scene number 6. Place the consulting room of gynecologist Mumtaz Begum. Time the present day.
moments of unpleasant silence after having talked something, Rajasekaran, who fiddles the paperweight in doctor's table, and Srilata, whose body alone is placed in a chair, are seen before Dr. Mumtaz Begum. We copulated only after getting the assurance that there was no problem and that everything was all right. Still, Rajasekaran murmured, looking at the paperweight. See, haven't I told you that no contraceptive is 100% foolproof? Sometimes it happens. Mumtaz Begum raises her voice as if in a sudden fit of temper. Okay, then we will do MTP, doctor, says Rajasekaran in an adamant tone. At this time, Srilata is seen similar to the iron rod of the wheelchair found in a corner of the room. She gives out the impression that she views all these as the problems of a live society endowed with the process of reproduction and growth, which she is not belonging. If you desire so, okay. Mumtaz Begum rises suddenly from the chair and turns to the inner room, loudly uttering the words, "Come on," to Srilata. Scene number 7. Place, Srilata's womb. Time, the zero state of time that cannot be confined to the past, present and future or future. Sriraj lies in Srilata's womb, experiencing himself as a palpitation. Imaginations about the ensuing birth spread in his consciousness as a light mixture of colors. Suddenly there comes a flood, a somersault. The calm green pool within the womb gets shaken. Since there are no media of thought and reasoning, Sriraj takes the blows straight into his soul. Blows from an inflictor to an inflicted, between whom no comparison is there at all. It is similar to shattering a small oyster with an enormous bulldozer. Sriraj, yes, thank you. Sriraj's facial organs are not well defined, but what an amazing similarity is there between his curling, twisting, and stretching features and those of his great grandfather. The same tragic air was there on Gopalakrup's face when he was bitten and poisoned by a snake from a deep alley. Then all the similarities and all the possibilities get shattered, severed, soaked, and accumulated. Under the crush of iron and void, the walls of uterus shake. A filthy fluid of blood and flesh is formed in Srilata's abdomen. Presently, it is drained through certain tubes and collected in a plastic basket. Thereafter, it passes through the stainless steel sink and the marble drains of Karuna Hospital and get sedimented in the wetness of black soil. Last scene, 8th, place, the main passage of Karuna Hospital, fringed with beautiful gardens. And time, the present day. Rajasekaran, Srilata and their little daughter Rajalakshmi are walking along the path leading to the main road. Different varieties of roses are found in full blossom on either side of the path. As it is forbidden to pluck flowers, the little girl satisfies her longing by caressing the flowers that reach up to the sideway. Though Rajasekaran extends a helping hand, Srilata says it is not needed and walks unassisted. They will definitely get a taxi on reaching the main road 15 yards away. As it is over, the tension and worries are gone.
Rajasekaran remarks, letting his mind fly with the fragrance coming from the flowers. Hasn't Mrs. Paulson told that worries would be there in the beginning only? She has stated further that the whole affair would be forgotten soon after our returning from the hospital. Srilada adds, smiling to her husband. Fortunately for them, the filthy matter segmented in the soil is hidden from them by the gardens, marble slabs, and concealed sewage system of Karuna Hospital. When they enter the main road, the horn and roar of incessant traffic increase. Suddenly, Srilada snatches her little daughter. After giving a kiss, she lets the little one cling to her body. When the taxi arrives, she makes the child get into the seat with a grip tight enough to pain the tender hand of the little one. Thus, the happy Rajasekaran family travels safely from the hospital to their flats. Over. Thank you, sir. I really like the subject, and from a male point of view, and from a female point of view. Yes, yes. And sometimes fetus in the womb is considered a biological waste. Yes. Hospital में उसको biological ये waste waste. कि बच्चा निकाल दिया. हॉस्पिटल में उसको बायोलॉजिकल वेस्ट बोलते हैं Yes, कि बच्चा निकाल दिया. और कांच की बर्नी में मैंने देखा है रखा हुआ रोज ऑफ दैट. और एक हॉस्पिटल में, बम्बई की हॉस्पिटल में और दिल्ली के हॉस्पिटल में, वो सब बायोलॉजिकल वेस्ट को उठा के एक डंप में डाल दिया था. एंड दैट सीन एंड फोटोज आई हैव सीन. इट्स वेरी very touching, and you cannot tolerate this. But it happens. It happens. When this was published, there was some feminists told that is really a anti-feminist story against the freedom of feminists for going MTP because you are making sentiments. But some feminists tell that this is the real feminist story. Yes. Because it is questioning the order of the male chauvinistic world, the carrieristic ambitions of male chauvinists. This is the realist feminist story. So different opinions were there among feminists. Please, you continue. Thank you. थैंक यू सर. वेमपल्ली गंगाधर सर से अनुरोध करूंगी. He hasn't got the English translation. He was to read in Telugu. तो मैंने बोला तेलुगु का आप इंग्लिश में शॉर्ट में स्टोरी मुंह से बता दीजिए, क्यों पढ़ गए हो? तेलुगु में नहीं, आप मुंह से बोल दीजिए ना. Namaskar. Thank you very much for giving this opportunity. A special thanks to Sahitya Academy. I reading in my story mother tongue. ये तेलुगु स्टोरी का टाइटल क्या है? वो 3 डायनासोरस. मेरा विलेज में बाउंड्रीज में 3 सीमेंट फैक्ट्री आया. वो सीमेंट फैक्ट्री आया तो क्या वो पोल्यूशन प्रॉब्लम कैसा हो गया वो विलेज को, वो मैं कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट ये स्टोरी का है. ये तेलुगु में मैं लिखा है, अभी पढ़ेगा. 3 రాక్షస బల్లులు నిమ్మలంగా ఉండే ఊర్లోకి చూస్తుండగానే ఎగువ కొండ దిక్కు ఒక రాక్షస బల్లి వచ్చి చేరింది. ఇంకొంత కాలానికి ఇంకో దిక్కు ఒంటి కొమ్ము తగిలించుకొని అట్లాంటి రాక్షస బల్లి వచ్చి కూర్చొనింది. ఈ రాక్షస బల్లులు ఇంత రాజ్యాన్ని వదిలేసి మా ఊరి దిక్కే ఎందుకొచ్చి చేరినాయో జనానికి అర్థం కాక తలలు గోక్కుంటూ ఉండగానే ఇంకో దిక్కు అట్టాటి రాక్షస బల్లి వచ్చి నిమ్మలంగా కూర్చొనింది. మొదటిసారి రాక్షసబల్లి వచ్చిన కొత్తలో అదేదో దేవతా శక్తి అనుకొని అందరి జీవితాల్ని మార్చేస్తుందని ఎన్నెన్నో కలలు కన్నారు జనం. మురిసిపోయారు. ఆ రాక్షసబల్లి ఇక్కడికే ఎందుకు వచ్చిందని ఎవరినెవరినో పోయి ప్రశ్న అడిగి వచ్చినారు. వాళ్ళు అప్పుడేదో చెప్పినారు. మా ఊరి భూతల్లి గుండెలో దాని ప్రాణం ఉంది.
ఎవరిని నమ్మలే. రెండవ రాక్షస బల్లి వచ్చినాక కూడా ఇదే మాట చెప్పుకున్నారు. మా ఊరు నేలలోనే దానికి ఊపిరుండాది. అప్పటికి ఎవరం దాని గురించి ఆలోచించనే లేదు. రోజులు గడిచిపోతా ఉన్నాయి. ఆ రాక్షస బల్లులు సామాన్యమైనవి కావని, ఊరిని మింగే భూతాలని ఊరి జనం దీనిల సంగతి కొంచెం కొంచెం తెలుసుకుంటూ ఉండగానే ఇంకొక రాక్షస బల్లి వచ్చి ఇంకో వైపు కూర్చొనింది, కళ్ళు ఎగరేసింది. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇక మేమెట్లా ఈ గడ్డ మీద ఊపిరి పీల్చాలను? నమ్ముకుంటే ఇట్లే నా వెనకాలే మా ఊరి దిక్కు వెళ్దాం రండి, చూపిస్తాను. ఆకాశంలోకి కొమ్ముల్ని పోనిచి తెల్లటి దుమ్మును ముక్కులతో వదులుతూ సైరన్ శబ్దాలు చేసుకుంటూ ఉండే 3 సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలు ఊరి చుట్టూ నమిలి మింగాలని చూసేటట్లు కమ్ముకొని ఎర్రటి దుమ్ము తెల్లటి పొగతో చూస్తూ ఉండగానే వ్యాపించాయి. పచ్చని మాను ఒకటి లేదు. కొమ్ములు ఉంచితే తెల్లదొమ్ము తెరలు తెరలుగా చెట్లపై నుండి కురుస్తోంది. గుండెల నిండా చల్లటి గాలి పీల్చుకోవడానికి ఎక్కడుంది? రాత్రి లేదు, పగలు లేదు. తెల్లవార్లు ఆ ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళ సిమెంటు మూటలు మూటలు తయారు చేసుకొని అమ్ముకుంటా ఉండారు. ఊరి గురించి కానీ, ఊర్లోని జనం గురించి కానీ, వాళ్ళ ఆరోగ్యాల గురించి కానీ ఎప్పుడు ఎవరైనా ఆలోచన చేస్తూ ఉండారు. ఊరి చుట్టుకారం 3 దిక్కుల 3 సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలు, 3 పొగగొట్టాలు, 24 గంటల పొగ. ఇక చెప్పండి, ఈ పొగ దుమ్ము పీల్చి పీల్చి దగ్గు, ఆయాసం, కళ్ళుమంట, ఇదే బతుకంతా గడిచిపోతూ ఉండేది. ఊరుండే చోటికి ఊర్లో జనాన్ని ఉద్ధరించేందుకు ఫ్యాక్టరీలు వచ్చి చేరినాయని జనం అనుకున్నారు. తీరా చూస్తే సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలు మా ప్రాణానికి రాక్షస బల్లులైనాయి. ఊర్లోని జనం దుమ్మును తింటూ పొగను పీల్చుకుంటూ కాలం నెట్టుకొస్తూ ఉన్నారు. స్వామి, ఎవరికైనా దయ ఉండాలి, జాలి ఉండాలి. ఉంటే మా ఊరి మీద పడిన ఈ 3 రాక్షస బల్లుల గురించి మమ్మల్ని కాపాడండి, మీకు పుణ్యం ఉంటుంది అని బస్టాండ్ దగ్గర దుమ్ములో కూర్చొని కనపడిన వాళ్ళందరినీ 3 రాక్షస బల్లుల కథ చెప్తా ఉన్నాడు తత్వాలు పాడే గురువయ్య తిక్కపట్లినట్లు. ధన్యవాదాలు. अभी टाइम है तो मैं मेरी स्टोरी पढूं? क्लोज करो. वोट ऑफ थैंक्स वो बोला है ना, वोट ऑफ थैंक्स मैंने पहले ही बोला उसको ये बोला कि ना, ये सीमेंट फैक्ट्री का प्रॉब्लम है. वो विलेज में 3 सीमेंट फैक्ट्री है बाउंड्रीज में. एक ही विलेज को 3 सीमेंट फैक्ट्री है तो कैसा प्रॉब्लम होता है? वो पोल्यूशन प्रॉब्लम कैसा है? वो कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट वो है. पोल्यूशन प्रॉब्लम. अब मैं मेरी स्टोरी पढूं? 15 मिनट है. हाँ? हमारे गुजराती में शादी का एक गीत है, तने साचो के पार्वती अखंड सौभाग्यवती. उसका मतलब है कि तू हमेशा अखंड सौभाग्यवती रहे, माँ पार्वती तेरी रक्षा करे. तो वार्ता का शीर्षक है माँ पार्वती तेरी रक्षा करे. रक्षा ने झांककर बालकनी में नजर डाली. नचिकेत कुर्सी पर पैर फैलाए बैठा था. बैठे बैठे ही उसकी आंख लग गई थी. इतना प्यारा था कि उसका पति देखते ही प्यार उसको उमड़ आया. उसका इस तरह असमय सो जाना कोई अनोखी बात नहीं थी. बालकनी पर हाथ टिकाए रक्षा खड़ी रही. रविवार की शाम सामने का बगीचा शांत और निर्जन था. वैसे तो हर रोज बगीचे में इन फूलों पर बच्चों की किलकारियां झूलती रहती है, पर आज बच्चे शायद अपने मम्मी पापा के साथ घूमने फिरने कहीं गए हैं. अरे तुम उठ गए? हाँ, बगीचा सुनसान लग रहा है ना? रक्षा ने कोई जवाब नहीं दिया. ऐसे कई बातें पहली बार हो चुकी है. कोई बात लंबी खींचती या अचानक बंद हो जाती और एक दूसरे में समाकर अर्थहीन बातों का जीवन भी गहन बात का दर्जा दे देते. ऑफिस पॉलिटिक्स लेकर गार्डनिंग और खजूर की चटनी में नींबू पड़ेगा या इमली, ऐसे विषयों पर भी रक्षा बड़ी कुशलता से भाषण दे सकती है. तो नचिकेत भी कुछ कम नहीं है.
पतंग के मांझे की विशेषता से लेकर इंटरनेट, नई किताबें और बुआ माँ के लिए अपने हाथों से तैयार की हुई आयुर्वेद की दवा के विषय में वो इंस्टेंट बात कर सकता है। पर दोनों के माता पिता ने इस शादी से बहुत नाराज थे। बुआ माँ ने तो अंतिम फैसला दे दिया था, यह शादी हो नहीं सकती, कारण तुम और रक्षा दूर की रिश्तेदारी के एक ही गोत्र के हो, इस पाप का बहुत भयानक परिणाम भुगतना पड़ेगा। पर ऐसा होता है क्या? ये तो सब अंधश्रद्धा है। दोनों ने जब रजिस्टर्ड मैरिज कर ली तो रक्षा की सहेली तारा ने तो बड़े उत्साह से ऑफिस में रोली अक्षत दोनों का स्वागत किया था। अक्षत से मंकत कंकु चावल से, और बड़े उल्लास से मंगल गान गाया था और सौभाग्य की कामना की थी, माँ पार्वती तेरी रक्षा करे, तुम अखंड सौभाग्यवती रहो। फिर तो संसार का रथ घुंघरू बजाता हुआ बड़ी खुशी से चल पड़ा। उसका ड्रीम था पहला एक सुंदर घर जिसमें बालकनी हो, बगीचा हो, और फिर अपना एक बच्चा। उसका नाम क्या रखेंगे लेकर वो एवरेस्ट चढ़ेगा या तैर कर 7 समंदर पार जाएगा, उसकी चर्चा भी रोज होने लगती थी वो बालकनी में। फिर सोचा कि वो खुद ही तय कर लेगा, उनका काम बस इतना ही होगा, एक अच्छा इंसान बनाना। एक सुंदर घर का सपना तो उन्होंने देखा था, वह तो 4 साल में साकार हो गया, बिल्कुल वैसा ही घर जैसा चाहते थे। घर में बालकनी और सूर्य की पीली धूप पीकर सुनहरे संतरे बोनसाई गार्डन में भर गए थे। अब दोनों बेताब थे अपने बच्चे के लिए। रोज शाम उस बगीचे में झूला झूलाने को जाएंगे, उसके साथ आंख बिचोली खेलेंगे, और देवी माँ ने मानो तथास्तु कह दिया, और रक्षा ने एक बेटी को जन्म दिया, इतनी सुंदर मीठी कि नर्स ने उसे जगमगाते हुए चांद के टुकड़े को जैसे उसकी गोद में रख दिया। बेटी को चूमते हुए नचिकेत ने कहा, बस यही इसी का नाम। अपना जीवन जगमगा उठा। रक्षा की आंखों में भी पानी छलछलाया। नचिकेत, आज अगर तुम्हारी बुआ माँ या मेरे मम्मी पापा होते तो चांदनी को पाप का फल कहने से बदले पुण्य की संचित गठरी कह देते। नचिकेत ने दोस्तों को पार्टी की, ये वो सब भी वो जाने देती हूँ। अच्छा ये बात है, तारा, अमेरिका से तारा ने कॉल किया, तारा मेरी बेटी मानो तो मोगरे की टोकरी है, मोगरे फूल की। अच्छा ये बात है, तो मेरा बाटा भी कुछ कम नहीं, बारात लेकर आ जाऊंगी तेरे दरवाजे पर, हम दोनों साथ मिलकर गाएंगे, तेरी पार्वती तेरी रक्षा करे, अखंड सौभाग्यवती हूँ। चांदनी के साथ खेलते खेलते नचित कहता, रक्षा देखो मेरी बेटी कितनी शांत और सयानी है, चुपचाप एक तक देखती रहती है, पर बगीचे में छुपा छुपी खेलने का अवसर कभी आया ही नहीं। मेडिकल साइंस ने अंतिम फैसला सुना दिया, चांदनी इज अ मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। इस रात चांदी को अपने सीने में लगाकर रक्षा फुट फुट कर रोई। उसने ईश्वर से एक ही सवाल पूछा, वाई मी ओ गॉड। नचिकेत चुपचाप पत्नी की पीठ को सहलाता रहा। क्या कहता बेचारा, उनके आंगन में लगा हुआ पौधा न कभी खिलेगा, न फलेगा, न उसमें कभी फूल आएंगे। नचिकेत ने रक्षा को नींद की गोली खिलाकर मुश्किल से सुलाया। उसने बुआ माँ के झुरझुरे शब्द आखिर लग गए, चांदी के पाप का फल थी। बुआ माँ के शब्दों के साथ डॉक्टर की बात भी याद आ गई। कितने संभव से एक सुंदर बात उसने कही थी, आप दोनों मेरी बात ध्यान से सुनना और याद भी रखना। न जाने कितने माँ बापों को आघातपूर्ण और कभी कभी तो दिल दहला देने वाली बीमारी की खबरें सुनाना मेरे भाग्य में लिखा है। मैं भी डिस्टर्ब हो जाता हूँ। अपने बच्चों की जिंदगी इस तरह निरर्थक बहते हुए देखते रहना एक अग्नि परीक्षा है डॉक्टर के लिए। तब मैं उन्हें एक ही वाक्य कहता हूँ, ईश्वर शक्तिशाली को ही दुख का वरदान देता है, यह श्राप नहीं है। यू आर द चूजन वन। नचिकेत बालकनी में खड़ा हुआ, चूजन वन,
मानसिक रूप से दुर्बल विकलांग बच्ची का पिता बनने का सौभाग्य तिलक ईश्वर ने उसके माथे पर रख दिया, तो ठीक है, ईश्वर इच्छा सिर माथे पर। अब ईश्वर की करुणा के योग्य हमको बनना पड़ेगा। सुबह नचिकेत ने रक्षा को जगाया, उसका चेहरा अपनी हथेली में लिया। देख रक्षा, मेरी बात ध्यान से सुन। ईश्वर ने एक सुंदर आत्मा हमारे घर भेजी है और हमें उसकी खूब देखभाल करनी है, उसे सारा ढेर प्यार देना है। हर किसी के भाग्य में ऐसा अवसर कभी नहीं मिलता। नहीं समझ रही, मैं समझना चाहती भी नहीं। अपने प्यार की ऐसी घोर उपेक्षा, इससे तो नचिकेत ने रक्षा के होठ पर हथेली रख दी। बस रक्षा, तुम क्या समझती हो, मुझे आघात नहीं लगा? क्या मैं दुखी नहीं हूं? पर रक्षा, धीरे धीरे यह सत्य हमारी समझ में आएगा कि दिन रात उसकी सेवा करते करते हम और अधिक निस्वार्थ होकर उदात्त मनुष्य बनेंगे। ये चांदनी ने हमको गिफ्ट दिया है सौभाग्य का। रक्षा की आंखों में बाढ़ आ गई। अपने बच्चों को सब कुछ देने की होड़ में माँ बाप भौतिक जीवन के पीछे दौड़ते रहते हैं रक्षा, पर नचिकेत संसार ऐसे ही चलता है। जानता हूं, पर सोचो रक्षा, अपना अस्तित्व मिटाकर चेतनाहीन होने का अभिशाप अपने पर मोल कर कितने बच्चे माँ बाप को ऐसा सुंदर उदात्त जीवन प्रदान करते हैं। हम भाग्यशाली हैं, हमें इसी क्षण से प्रतिज्ञा करनी है। नचिकेत, हम कभी रोएंगे नहीं, नहीं खुद को दयनीय समझेंगे और कभी दूसरों को मौका नहीं देंगे कि हमें बेचारा समझे। और दूसरी प्रतिज्ञा ये, हम कभी दूसरा बच्चा नहीं करेंगे। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? ये एक तपस्या है रक्षा। अब तुम मेरी बात सुनो। कॉलेज के एक सोशल प्रोजेक्ट के लिए मुझे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मेंटली चैलेंज, सेरिब्रल पाल्सी और भिन्न भिन्न विकलांगता, शारीरिक मानसिक बीमारियों के शिकार बच्चों के लिए काम करना पड़ा था। नचिकेत, मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की, सुनो। तड़पते, सिसकते, वेजिटेबल लाइफ जीते बच्चे और उनके पीछे पीछे रोते, गिड़गिड़ाते, परेशान हाल बेबस माँ बाप यदि तुम देखते तो तुम्हारे आदर्शवाची विचार, त्याग, तपस्या सब टूट फूट खत्म हो जाते। मैं तो 2 दिनों में यहाँ से ये खड़ी हो गई हूँ। भागकर कहाँ जाएंगे रक्षा? कितने विश्वास और श्रद्धा से चांदनी ने हमारे घर जन्म लिया है। और फिर शुरू हुआ एक अखंड यज्ञ। रक्षा तो प्रसूति से पहले ही नौकरी छोड़ चुकी थी। नचिकेत ने अभी घर पे ही कंप्यूटर का फ्रीलांस काम करने लगा। अभी एक एक पैसे की बचत चांदनी के लिए थी, पर चांद का दाग धीरे धीरे चांदनी पर फैलने लगा। जैसे जैसे बढ़ रही उसका खूबसूरत चेहरा बदल रहा था। एक आंख खिंच गई, होठ लटक गए, जमीन पर पैर टिकते नहीं थे, वो पंजा पर चलती हुई थी। बालकनी से बोनसाई के वृक्ष अदृश्य कर दिए। ये भी बोनसाई थी ना, बोनसाई के वृक्ष फेंक दिए। अतिरिक्त फर्नीचर दोस्तों के घर पहुंचा दिए। घर में जगह बनानी थी रक्षा के लिए, चांदनी के लिए। चांदनी को रोज फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए जाना अनिवार्य हो गया था। घर में कोई नौकरानी टिक नहीं पाती थी। एक बार जब पति पत्नी बाहर से लौटे तो देखा नौकरानी ने चांदनी को कुर्सी के बांध के रखा था और खुद आराम से टीवी देख रही थी। फिर तो 24 घंटे चांदनी की देखभाल उसको देखने लगा। चांदनी एक बच्ची को संभालने, पालने पोसने की एक तपस्या कहीं से भी घने जंगलों के ऋषि मुनि की घोर तपस्या से कम नहीं थी। सुबह होते ही चांदनी गिर पड़ी। चांदनी ने मक्खन बिखेर दिया। अरे चांदनी चीखने लगी है। घर में लगातार चांदनी 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 की आवाज गूंजती रहती है। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो खाना खिलाने, नहलाने, हॉस्पिटल, ये काम बहुत रक्षा के लिए मुश्किल हो गया। नचिकेत रात में कंप्यूटर पर काम करता, साथ ही इंटरनेट पर दूसरे ऐसे पेरेंट्स के साथ संपर्क करता, दवा क्या ट्रीटमेंट है उसकी सब चर्चा करता। रक्षा की सहेली तारा अमेरिका से लौट आई। एक दोपहर रक्षा के घर आई। इनफ रक्षा,
अमेरिका से फोन पर जब मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही थी, तब तुम्हारा ये तर्क, चांदनी तो भी छोटी है, मैंने मान लिया था, पर अब तो चांदनी 8 साल की होने जा रही है। उसने तुम्हें पूरी तरह चूस लिया है। तुम्हें याद है आखिरी बार आईने में अपना चेहरा तूने कब देखा था? कभी तूने अच्छी साड़ी पहनी थी, अच्छा खाना खाया था, बाहर गई थी? तारा, आज तुम्हें मेरी पूरी बात सुननी पड़ेगी। याद करो, कोशिश करो, तुमने और नचिकेत ने आखिरी बार प्यार कब किया था? सेक्स कब करी थी? कब आखिरी बार साथ बैठकर कोई अच्छी फिल्म दिखी थी? पर तारा, चांदनी के सामने इसका कोई मतलब नहीं है। रक्षा, बी प्रैक्टिकल। बढ़ती हुई चांदनी की देह जब बोलने लगेगी, तब लिटरली बहुत बहुत बड़ा बोझ वो बन जाएगी। तारा ने रक्षा को अपने सामने बिठाया। अब तू जरा शांत से मेरी बात सुन। स्पेशल होम में अमेरिका में तो खैर तुम जितनी चाहे तपस्या कर लो, कोई देवता तुम्हारी पर तथास्तु करने वाला नहीं है। ये ऐसी तपस्या है। उस रात खाना पीना खाते खाते चांदनी ने बहुत परेशान किया। सूप का प्याला फेंक दिया, सूप बिल्कुल पसंद नहीं था, वजन उसका काफी बढ़ गया था, फिर भी मक्खन खाना था, सारे कपड़े खराब कर दिए। रक्षा थककर पलंग पर लौट गई। नचिकेत मीटिंग से खाना खाकर लौटा था, कंप्यूटर पर ईमेल कर रहा था। शरीर पर सिर्फ शॉर्ट्स पहन के कंप्यूटर पर बैठा था। उसकी खुली मांसिल पीठ रक्षा की नजर चिपक गई। तारा ने पूछा था ना, आखिरी बार तुम दोनों ने प्यार कब किया था? कब किया था प्यार? कब? जब चांदनी छोटी थी, तब जल्दबाजी में निपटाया गया जल्दी जल्दी शरीर सुख, वो देख जाएगी, वो जाग जाएगी। फिर तो वह भी संभव नहीं हुआ। चांदनी बड़ी होती गई और चांदनी के पलंग के साम्राज्य से नचिकेत दूर हो गया। मीटिंग अच्छी रही रक्षा। नचिकेत ने रक्षा का मन हुआ नचिकेत को लिपट जाए। उसने तुरंत कहा, कब बताओगे नचिकेत? आज मैं बहुत थक गई हूँ, कल बात करना मेरे से। ईर्ष्या से जलती आंखें लिए चांदनी सख्ती से रक्षा को लिपट गई। ठीक है कहते हुए नचिकेत झुका। रक्षा के होठों को चूमने के लिए गुर्राती हुई चांदनी झपट कर नचिकेत के बाल पकड़ लिए और रक्षा और चांदनी के पीठ पर जोर से मारा। चांदनी का हाथ छूट गया, वह रोने लगी। नाराज होकर नचिकेत बोला, रक्षा तुझे चांदनी पर आजाद उठाया, मैं क्या करूं नचिकेत? जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है। कम ऑन रक्षा, तू जानती हो सिर्फ शरीर बड़ा है, समझदारी नहीं बड़ी है। तकिए में मुंह छिपाकर रक्षा रोने लगी। नचिकेत को निकट जाने का साहस नहीं हुआ। थोड़ा मैं स्किप करती हूँ। कभी कठिन चढ़ाई तो कभी उखड़ पाखड़ पगडंडी नीचे खाई में उतरती वो अपने को देखती। दोनों थक जाते, गिरते, पड़ते, हाँफते, फिर चलने लगते। चांदनी के भरे भरे शरीर पर अब रक्षा ठेठ नीचे तक, पिंडियों तक लंबा गाउन पहनाती थी। शरीर बढ़ गया था उसका। गाउन के भीतर भी उसके उभरे हुए स्तन उछलते रहते। रक्षा कांप जाती। आखिर वह वक्त आ भी गया जब पहली बार चांदनी को पीरियड आया। वो तो डर के मारे सारे घर में दौड़ने लगी। पूरा घर खून से रंग गया। अभी उसको समझाए तो कैसे समझाए? आकर मोमबत्ती जलाकर उसको डराकर कोने में बिठाकर उसका कपड़ा बांध दिया। बरसों से नचिकेत चांदनी को नहला रहा था। बेटी के नग्न शरीर को देखने की हिचक तो मन से कभी भी निकल गई थी। उस दिन नचिकेत चांदनी को नहला रहा था, रक्षा पानी डाल रही थी। चांदनी के शरीर पर जगह जगह चॉकलेट चिपक गई थी। नचिकेत घिस घिस कर पेस्ट निकालने की कोशिश करता था। अचानक चांदनी नचिकेत के दोनों हाथ अपने स्तनों पर रखकर दबाकर खुशी महसूस करने लगी। नचिकेत ने अपने दोनों हाथ जैसे अग्नि में पड़े पीछे खींच लिए, मानो बिजली का नंगा तार लग गया हो। उसकी रक्षा की नजरें मिली। चांदनी अपने स्तनों से खेलने का प्रयास कर रही थी।
इसमें गिर पड़ी, पानी गिर गया, साबुन गिर गया। फिर वजनदार शरीर को जबरदस्ती उठा के सोया। चांदनी के गहरे नींद में भी सोने तक रक्षा पास में बैठी रही। फिर वह नचिकेत के पास आई। वो कंप्यूटर टेबल पर सर रख के सोया था। रक्षा ने पहली दफा महसूस किया उसका दुबला हुआ हाथ, छूटा हुआ शरीर, उतरा हुआ वजन। नचिकेत, अब चांदनी को किसी संस्था या आश्रम में छोड़ने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। इतने वर्षों में पहली बार रक्षा ने नचिकेत को हताश देखा। समझता हूँ रक्षा बेटी है, लेकिन कब तक तुम दुनिया की नजरों से बचा कर रखोगे? एक स्त्री और माँ होने के नाते मैं तो ये सत्य बहुत पहले समझ गई थी। जितनी बार घर की बेल बजती है, चांदनी को घर में भीतर बिठाकर दरवाजा बंद कर वॉचमैन, पड़ोस, नौकर, धोबी सब कुछ देर पहले पोस्टमैन आया था, तुम्हारा रजिस्टर लेटर था, साइन करने के लिए पेन लेने में जरा घर में गई, दौड़ती हुई बाहर आई। चांदनी आराम से खड़ी, गाउन उठाकर पेट खुजला रही थी और पोस्टमैन उसको घूर के देख रहा था। प्लीज रक्षा, जो हो रहा है आंख कान बंद करने से हम सत्य को टाल नहीं सकते। नचिकेत, तारा ने बहुत पहले एक संस्था में चांदनी का नाम ऑलरेडी लिखाया है। वहाँ आसानी से जगह भी नहीं मिलती, अपनी बारी के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वैसे तो संस्था एक आश्रम की तरह है, गांव से बाहर एक विशाल परिसर में लड़कियों को रखते हैं। और तारा कहती थी चांदनी को जगह मिल गई है। नचिकेत रोने लगा। शांत हो नचिकेत, वैसे कभी न कभी तो बेटी को विदा करनी है, अखंड सौभाग्यवती। आखिर वो दिन आ ही गया जब चांदनी को विदा करना था। विदा के अवसर पर आज न कोई मंगल गीत गाने जाने थे, न कोई शहनाई बजने वाली थी, न द्वार पर आसोपालव के तोरण बांधना था, न ही शगुन की लापसी बनानी थी। रक्षा और तारा ने मिलकर चांदनी के कपड़ों के साथ साथ अन्य जरूरी सामान रख के सूटकेस बनाई। बैंड बाजा बजाने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी, चुपचाप निकल जाना था। चांदनी को महसूस था कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है आज। नचिकेत हताश का बैठा रहा। रक्षा ने कहा, हमसे जो भी होता था हम सब कर चुके। नचिकेत, तुम ही कहते थे ना, वी आर द चोजन वन, तो अब तुम कैसे हिम्मत हार जाओगे? पर ऐसी विदाई, क्या वह आश्वासन कम है कि ये सुरक्षित है? तारा ने सूटकेस बंद की। कुछ भूली तो नहीं रक्षा? सब याद से बैग में रख दिया। तुम वह जगह देखोगे तो नचिकेत तो तुम खुश हो जाओगे। वहां से मुक्त प्राकृतिक वातावरण, बस एक फॉर्मेलिटी बाकी है। तुम दोनों ने इस फॉर्म पर सही नहीं की है। कैसा है फॉर्म? यही कि माता पिता के रूम में तुम दोनों ने खुशी से अपनी बेटी का गर्भाशय निकालने की अनुमति दी है। पेन और फॉर्म उनके सामने रखकर तारा भीतर गई। कंकु चावल की थाली लेके आई, रक्षा की ओर थाली बढ़ाई। चलो रक्षा, चांदनी को तिलक करो, माँ पार्वती तेरी रक्षा करे। मैंने मेंटली रिटार्डेड हॉस्पिटल में सब माँ के साथ मैं 1 महीना बैठी लिखने के लिए, उसकी पीड़ा को जानने के लिए। मेरा मुंह हो जाता है ड्राई, तो फिर उसमें से पूरा नॉवेल लिखा। खरी पढ़े लो टहुको, मतलब एक ऐसा पंखी जिसके गले से उसका टहुका जो है वो गिर गया है, वो भी गा नहीं सकता, उड़ नहीं सकता। फिर एक माँ से मिली और ये जो चांदनी है उसकी जगह तुषार बेटा था और मैं ही उसकी माँ के साथ आश्रम में रखने को गई थी। और जब ही माँ और बेटे को मैंने अलग किया,
सारी रात में माँ को पकड़ के बैठी थी। एक दफा छोड़ने के बाद वापस जाएगा तो वो वापस आ जाएगा। He became 42 years old. लास्ट भी मैं उसको देखने को गई थी and then he expired. पर लड़की और लड़का का प्रश्न अलग है, इसीलिए मैंने लड़की को लेके बात लिखी है। और जब तक हमको ऐसा है मनुष्य हमारा स्वभाव कि जब तक पानी हमारे पाँव के नीचे नहीं आए हम महसूस नहीं करते किसी और की पीड़ा को, किसी उसको क्या होता है। जब तक मेरी परिमिति हमारी ऊपर से अभी प्लेन जा रहा हो, हमने अभी टीवी पर देखा, गिर पड़ा, ठीक है हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। अगर उसमें मेरा कोई फैमिली मेंबर हो, मेरा संदर्भ पूरा बदल जाएगा, क्योंकि हमारा ह्यूमन रिलेशंस है। तो उन लोगों के साथ मैंने काम भी किया, लिखने के लिए किया। हॉस्पिटल में रोज जाती थी, सभी माएँ सारी दोपहर बैठी रहती थी बच्चों को ट्रीटमेंट देने के लिए। मैं उस माओ के साथ बैठती थी, आपकी बात बताओ, आपकी बात बताओ। और वो माँ के आंसू में कलम डिबो के मैंने कथा लिखी है। ऑलरेडी रिटन ए नॉवेल। थैंक यू सो मच मैम। आँख का तारा होते हैं बेटे, और उन सभी माँ बाप और बेटियों के लिए कि आँख का तारा होते हैं बेटे और घर की चांदनी होती हैं बेटियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी सेशन में फोटो के लिए